नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना आरजे अवी और शो शुरू हो गया है K3G यानी किताबें, ख्याल, खुशियां और गम। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक खूबसूरत शायरा से और एक इंस्पिरेशन से। इससे पहले मैं बहुत कुछ इनके बारे में आपको बताऊं, एक बार इनसे आपको मुखातिब करवा देते हैं इस इंट्रोडक्शन के जरिए। जिंदगी के हर मोड़ पर जो जज्बात बन के उभरे, उन अल्फाज में छुपी कहानियां जो दिल से गुजरे। शायरी का है एक आलम, एक जादू का सफर, जिसने दिल से सुना बस वही इसे समझे असर। आज हमारे साथ है एक ऐसी शायरा जो अपने एहसासों को बेहतरीन अल्फाजों में पिरोती है, जिन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया को छोड़कर अपने जज्बात की गहराई में खुद को डुबोया है और अपनी कलम के जरिए जिंदगी को नए रंगों से सजाया है। दिल्ली की गलियों में पली, गालिब के रंग में रंगी नेहा रोड़ा जी को आज हम ला रहे हैं आपके बीच। एक खूबसूरत मुलाकात, एक महफिल शायरी, जहां जज्बात बनेंगे अल्फाज और अल्फाज बनेंगे यादें। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के K3G शो में हमारे साथ हैं वो शायरा जो दर्द, प्यार और जज्बात को अपने अंदाज में पेश करती हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नेहा रोड़ा जी का, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स एफएम पर। नेहा, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत स्वागत है बॉक्स एफएम पर आपका। हेलो अभी जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। इट्स अ प्लेजर एंड इट्स अ प्लेजर फॉर बॉक्स एफएम और हमारे लिसनर्स एज वेल। सो नेहा, सबसे पहले ये सवाल कि आप अपने जीवन में इतने सारे आपने काम किए, आप कॉर्पोरेट में रही, आप बैंक ऑफ अमेरिका के मैनेजर रही, आप बहुत बड़ी बड़ी शायरी प्रोग्राम्स में गई, आपने शायरी की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि आपको बॉक्स एफएम पर आने का मौका मिलेगा? कैसा लग रहा है बॉक्स एफएम पर आकर आपको? बिल्कुल नहीं सोचा था, और ये मेरा फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड बॉक्स एफएम फॉर दैट। खैर, जोक्स अपार्ट। सो वंस अगेन नेहा, वेलकम बैक। और शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी। कहाँ से लिखने की इंस्पिरेशन आई? क्या बचपन में ही राइटिंग स्टार्ट की थी, या किस तरह से शुरुआत हुई इस खूबसूरत सफर की? जी, तो मैंने स्कूल टाइम में ही कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली वो थोड़ा इमेच्योर था, थोड़ा अंडरसाइंड था, तो लिखने का शौक हमेशा से था। जब भी मैं कुछ बहुत डीपली फील करती थी तो वो अपने आप वो ख्याल मेरे पास आ जाते थे और मैं उनको एक कागज पर उतार देती थी। और धीरे धीरे फिर मैंने गालिब को सुना जगजीत सिंह की आवाज में, और मैं बहुत पुराने गाने सुनती हूँ, और फिर मेहंदी हसन जी की मैंने बहुत गजलें सुनी है, मुझे जुबानी याद है सारी। तो ये सब मुझे सुन के बहुत अच्छा फील होता था, क्योंकि सिर्फ 2 लाइन्स में, एक शेर में बहुत डीप इमोशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मुझे शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही लगती है। क्या बात है। तो अक्सर कहते हैं कि शायरी जब इंसान के अंदर घर करती है, वो तब घर करती है जब बहुत सारे जज्बात ऐसे घर कर चुके होते हैं जो बाहर नहीं आ पाते। तो शुरुआत होने के पीछे कोई कहानी या कोई ऐसे जज्बात जो बयां नहीं हो पा रहे थे और आपको ऐसा लगा कि शायरी के जरिए मैं अपनी बात कहूँ? ऑनेस्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है ऑलरेडी। तो मैं यूजुअली अगर मुझे कोई परेशानी होती है या मैं किसी भी चीज से अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा होता, तो आई एम वेरी वोकल अबाउट इट, तो मैं बता देती हूँ। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, यू नो। अगर हम बताते भी हैं तो भी उनका इतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना एक पोइट्री के थ्रू आता है। तो ऐसे ही मतलब बहुत सीरियस स्टूपिड चीज है, बट जैसे कि एक बार ही मेरे हस्बैंड से कुछ बात हुई और उसने कुछ समझा नहीं, ठीक है, तो मैंने उस पर लिखा था कि अव्वल तो वो पूछता ही नहीं कि मसला क्या है, अव्वल तो वो पूछता ही नहीं कि मसला क्या है, रस्मन पूछ भी ले तो मैं कह देती हूँ कुछ भी नहीं। क्या बात है। और सितम तो ये है कि मेरे कुछ भी ना कहने पर, सितम तो ये है कि मेरे कुछ भी ना कहने पर वो सचमुच मान जाता है कि हुआ कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बेहद बेहद खूबसूरत। जी शुक्रिया। तो मैंने उसको सुनाया भी था फिर, तो हम इस बात पे हंस भी लेते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लिख कर एक चीज को थोड़ा लाइटली भी बताया जा सकता है, क्योंकि वो जो अंदर से सारा इमोशन है वो पन्ने पे उतर चुका है।
Exactly. तो वो उतना ज्यादा नहीं है, जैसे अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं या गुस्से में या किसी और इमोशन में, तो आई थिंक वो उतनी खूबसूरती से नहीं आ पाता बाहर, लेकिन पोइट्री में खूबसूरती आ जाती है उसमें, और सामने वाले को बात बुरी भी नहीं लगती। एग्जैक्टली और शायद हम कहीं ना कहीं उसे पोइट्री का नाम देके छुपा भी ले जाते हैं कि मैंने तो कैसी किसी की स्टोरी पे लिख दिया था। बॉक्स एफएम के हमारे लिसनर्स को बता दें, हमारे साथ हैं नेहा अरोड़ा जी। शी इज़ अ वेरी गुड शायरा और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को क्विट करके इन्होंने शायरी की शुरुआत की। इनसे बात करना चाहते हैं, इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7339990969। और अगर कोई शायरी आप लिखते हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो बॉक्स एफएम के चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पर भी लिख सकते हैं boxfm_radio, फेसबुक आईडी है बॉक्स एफएम। नेहा, अगले सवाल की शुरुआत में करूंगा इस फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक रचना के साथ, एक शायरी के साथ, कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर में तंग आकर के हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो आपके साथ सिनेरियो में ऐसा है कि आपने आखिर में तंग आकर जब जॉब छोड़ी, अपने कॉर्पोरेट करियर को जब त्याग दिया, आपने सोचा कि नहीं करियर ही शुरुआत करनी है, तो क्या सपोर्ट था लोगों का, क्या लोगों की रिएक्शंस थे जब उन्हें पता लगा कि आप क्विट कर रही हैं और पोइट्री की ओर आपका रुझान है और अब इसी को आप मुकम्मल करना चाहती हैं? काफी लोगों के अलग अलग रिएक्शंस थे, आई वुड से, लेकिन ये मेरा ऐसे इंस्टेंट प्लान नहीं था। मैंने कुछ 5-6 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि व्हेन आई विल टर्न 36 आई विल क्विट फाइनेंस। उसका रीजन था क्योंकि कभी भी, मतलब मैंने सीए किया ना, वेरी थैंकफुल फॉर दैट, जो मेरी एक पर्सनल ग्रोथ हुई है उस जर्नी में, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को वहां पर मुकम्मल तरीके से नहीं पाती थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं वहाँ बिलोंग करती हूँ उस जगह पर। तो ये डिसीजन मैंने लिया, मैंने सबको नहीं बताया था, और जो मेरी फैमिली है दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने इनफैक्ट मुझे वो माइक स्टैंड ला के दिया था हमारी एनिवर्सरी गिफ्ट, जिससे मैंने इंस्टाग्राम पे पोएट्री पोस्ट करनी स्टार्ट करी थी। क्या बात है, क्या बात है। तो बस ऐसे ही। बाकी हाँ, मुझे लगता है कि जो लोग मैटर करते हैं लाइफ में, उनके रिएक्शंस और उनका सपोर्ट मैटर करता है। बाकी लोगों ने काफी कुछ कहा, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा ऑनेस्टली। मुझे आपका एक पोस्ट बहुत पसंद आया था जिसमें आपने रेजिग्नेशन देते हुए लिखा था कि मुझे जिंदगी काटनी नहीं है, मुझे जीनी है जिंदगी। जिंदगी गुजार, मैंने अपने मैनेजर को भी यही बोला था कि मतलब मुझे जिंदगी गुजारनी नहीं है, बस खुल के जीनी है। क्या खूबसूरत बात है ये। एग्जैक्टली हर इंसान ऐसा अगर समझ ले जाए और अपने, अब बहुत सही अप्रोच सबसे पहले तो आपकी कि आपने सबसे पहले करियर स्टेबल किया, उसके बाद आपने ये चीज़ स्विच की कि नहीं अब मैं मेरे शायरी की ओर स्विच करती हूँ। नहीं तो लोग उलझे रह जाते हैं मजबूरियों में और कुछ एक ऑटोनोमस चीज़ें बना लेते हैं कि उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं और वो उनकी मजबूरी भी बन जाती है कहीं ना कहीं। सो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू योर अप्रोच एंड योर जर्नी। जी थैंक यू। आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी। उनकी बहुत ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे हमेशा सही राह दिखा देते हैं, कैसे भी करके, इशारों से या कैसे भी। तो जब मैंने डिसीजन लिया था कि 6 साल बाद, तो तब तक मैंने यही सोचा था, और उस टाइम पे मुझे इतनी ग्रोथ भी मिल गई, मेरे पास कुछ सेविंग्स भी हो गई कि मैं डिसीजन ले पाऊँ। तो हाँ, मतलब मैंने इतना सोच समझ के कुछ प्लान नहीं किया ऑनेस्टली, बस अपने आप को एक टाइमलाइन दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम अपने आप को एक टाइमलाइन देते हैं ना किसी भी चीज के लिए, तो उसको अचीव करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो टाइमलाइन हमारे दिमाग में रहती है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ ये सोच लेना कि ये करना है, वैसे तो यही है। तो नेहा, मेरा एक पर्सनल सवाल था आपसे कि जब कोई आप ही की कॉर्पोरेट लैंग्वेज में पूछना चाहता हूँ मैं, कि जब कोई ख्याल क्रेडिट होता है और आप उसे नरेट कर देती हैं, तो क्या जो गम है उसके पीछे का वो डेबिट हो जाता है? ये पता क्या होता है, डेबिट नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब हमें लगता है ना कि कोई और भी हमारे साथ उस फीलिंग को महसूस कर पा रहा है, तो लगता है कि हम इस फीलिंग में अकेले नहीं हैं, तो वो साथ लगता है किसी का। जैसे जब मैंने आपको शायद कल जब हमारी बात हुई थी, मैंने बताया था कि गालिब को पढ़ के मुझे हमेशा लगता था कि उन्होंने शायद मेरे लिए ही लिखा है ये,
और मुझे लगता था कि क्योंकि किसी और ने भी ये फील किया हुआ है तो मैं इस फीलिंग में अकेली नहीं हूँ जी। तो गम कम हो जाता है कुछ रिलेटेबल पढ़कर। हाँ, जब लगता है कि इस मझधार में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत सही बात है। तो ये जो बैलेंस शीट से गज़लों तक का सफ़र है, ये कैसे रहा, ये कैसा तय हुआ? तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमेशा से मेरा जो एक रुझान है, एक इंक्लिनेशन है, वो टुवर्ड्स पोइट्री ही रहा है। इनफैक्ट अगर आप मेरे एक कॉलीग से पूछेंगे तो मैं ऑफिस में भी जैसे मैं कुछ फ्री टाइम में मैं शायरी रेखता.com पे पढ़कर या कहीं पर भी पढ़कर मैं पढ़ती रहती थी और मैं सुनाती रहती थी कि देखो ये मैंने कितना सही पढ़ा। और फिर मतलब सबको पता होता था कि हाँ मतलब मैं शायरी पढ़ रही हूँ, सुना रही हूँ। और मुझे ऐसे मोर देन 500 शेर जुबानी याद है क्योंकि मुझे इतना आई एम सो पैशनेट अबाउट पोइट्री एंड शायरी। तो मैं सबको ऐसे घूम घूम के सुनाती रहती थी। एंड देन देयर वर पीपल, मेरी जो जीमेल आईडीज है उनके ड्राफ्ट में इंटरनेट से कॉल पढ़ती हैं सिंस माय इंटर्नशिप टाइम ऑफ सीए। क्या बात है। तो मतलब आई हैव इट हैज पोइट्री हैज ऑलवेज बीन देयर। आई थिंक सीए थोड़े टाइम के लिए बीच में आ गई, पोइट्री वाज ऑलवेज देयर। सो नेहा, बॉक्स एफएम पर चैट रूम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं और लगातार मैसेजेस कर रहे हैं। श्रेया हैं, वो लिखती हैं, नेहा जी बिग फैन। जिया लिखती हैं कि अगर हम हार्ट ब्रेक्स की शायरी लिखते हैं तो लोग कहते हैं प्यार में धोखा खाया है। ये तक सोच लेते हैं कि मौजूदा शादी में दुखी हैं। ये क्या हर शायर को प्रॉब्लम होती है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि मैंने जो अपने एक पर्टिकुलर लिखी थी जी। तो कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, ये तो हम सबको पता है। आई थिंक जो मैच्योर लोग हैं उनको पता है कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। तो जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो तो होनी भी चाहिए क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बात होगी तो उसमें से बात तो निकलेगी भी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खुश नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। दैट्स व्हाट मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम अ वेरी हैप्पीली मैरिड वुमन। और मुझे आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड। मतलब ये बात काफी लोगों को नहीं पता होगी ऑफ कोर्स, बट मैंने ना मैं हमेशा शिव जी के व्रत रखती थी मंडे के। मतलब नॉट द 16 सोमवार बट थ्रू आउट ईयर मैंने 3-4 साल रखे हैं। ओके। तो मतलब मुझे जो मेरे पति हैं वो कहते हैं कि मैं उसी का ही असर हूँ। और मुझे भी ऐसा लगता है, बिकॉज आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड हस्बैंड। वाह वाह, कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। थैंक यू। सो नेहा, एक ये सवाल है, काफ़ी दफ़े जहन में आता है जब मैं कभी पोइट्री शो में जाता हूँ या पोइट्री सुन रहा होता हूँ। जब कोई खूबसूरत इंसान, व्यक्ति हिज्र की बातें कर रहा होता है तो पता नहीं क्यों उसकी शायरी पे भरोसा नहीं होता। तो क्या ये प्रॉब्लम आती है आपको? की बातें करता है? सॉरी आई डिडंट गेट यू। हिज्र की बातें करता है, जब ब्रेकअप की बातें करता है शायरी में, या दिल टूटने की बातें करता है, तो क्या जनता विश्वास करती है उस बात पर? हाँ, क्यों? मतलब दिल तो दिल है, दिल तो टूट ही सकता है। दिल तो छोटी से छोटी बात पे भी टूट जाता है, तो उसका खूबसूरती से क्या लेना देना। जी एग्जैक्टली, दिल बड़ी नाजुक चीज़ है, किसी छोटी सी कभी तो छोटी सी बात पे भी टूट जाता है। एग्जैक्टली। सो नेहा, एक वर्ड सामने आया आपकी जर्नी के थ्रू जाते हुए, सुकून। जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सुकून आपके लिए क्या है, और फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। सुकून अगर एक वर्ड में मैं कहना चाहूँ तो एक्सेप्टेंस है। जैसे आपकी जिंदगी है उसको वैसे एक्सेप्ट करना। लाइक ऐसा नहीं कि बैठ जाओ, अपना बेस्ट करो और उसके बाद एक्सेप्ट करो जो हो रहा है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं और जो ऊपर वाला देख रहा है उनको बेटर पता है। तो हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, बाकी उनके ऊपर है कि हमको कैसे चलाना चाहते हैं। बाकी मैंने सुकून पे एक पोइट्री भी लिखी है, अगर आप वो सुनना चाहते हैं मैं वो भी सुना सकती हूँ। प्लीज़, आपको मैं ये बात कहने ही वाला था कि इंस्टा पे जो हमारे लिसनर्स हैं वो लिख रहे हैं कि इनसे प्लीज़ इनकी कोई फेवरेट शायरी कहिए, ये सुनाए। जी, स्वागत। तो सुकून पे मैंने लिखा है कि जिन बातों को हम समझ नहीं पाते, जिन बातों को हम समझ नहीं पाते, जिन सवालों के जवाब मिल नहीं पाते, उन्हें बस उसी तरह मंजूर कर लेने में, उनका कोई जवाब ही नहीं है ये मान लेने में सुकून है। कोई चीज जो हमारे मुताबिक नहीं हो रही, मिलने से ज्यादा लगे कि चीजें हैं खो रही, उसमें उसकी कुछ मसलहत है ये जान लेने में,
मसलहत होता है कि हमारी अच्छाई के लिए ही सोच के कुछ किया गया है जी। तो उसमें उसकी कुछ मसलहत है जान लेने में, मेरे हिस्से का मेरे पास ही है ये मान लेने में सुकून है। वाह। और कई बार दिमाग हमें काफी कुछ बताता है, सही क्या है गलत क्या, इस जंग में छिड़ जाता है। सब कुछ नकार कर इल्हम पर यकीन कर लेने में, इल्हम होता है इंट्यूशन, सब कुछ नकार कर इल्हम पर यकीन कर लेने में, दिमाग की ना सुनकर बस दिल की सुन लेने में सुकून है। क्या बात है, क्या बात है, बेहद बेहद खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। और नेहा एक और सवाल दागा गया है इंस्टाग्राम पे आपके लिए, और बड़े ही मजाकिया सवाल है कि कॉर्पोरेट दुनिया में 12 साल गुजारने के बाद आपने क्विट किया, तो क्या रेजिग्नेशन लेटर में भी आपने शायरी लिख के दी थी? शायरी नहीं बट पोइट्री ही थी, वही मेरा रेजिग्नेशन लेटर जो मैंने पोस्ट किया था। मैंने बस ये लिखा था कि मुझे जिंदगी जीनी है, गुजारनी नहीं है। वाह। क्योंकि सच में डेली बेसिस पे ना एक रोबोटिक फीलिंग आ गई थी कि सुबह 6 बजे उठो, 7:30 लॉग इन करो, 4:30 लॉग आउट करो। तो मतलब आई डिडंट वांट टू फील लाइक अ रोबोट, आई वांटेड टू फील लाइक अ ह्यूमन। तो बस यही है। सो इस पे नेहा मैंने कभी एक कुछ चंद लाइनें भी लिखी थी, जब नौकरी कोई कलाकार करने लगता है तो उनके साथ कुछ हालात ऐसे होते हैं कि रंजिशें खा गई परिवार ढेर सारे, खा गई लोग सरकार ढेर सारे, लालच देती है और पास अपने बुलाती है, नौकरी खा गई कलाकार ढेर सारे। मुझे लगता है आपने बहुत सही टाइम पे ये डिसीज़न ले लिया, और आपने बहुत सही समय पे ये सोच लिया खुद को एक टाइमलाइन देके कि नहीं, इस समय के बाद मैं जो है उसमें जाऊंगी, अपने करियर में स्टार्ट करूंगी। जी जी जी। और हमारे साथ एक और सर हैं जिन्होंने एक सवाल अपना रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है, वो सवाल सुन लेते हैं। नमस्कार नेहा जी, मैं बीकानेर से अमित गोस्वामी बोल रहा हूँ। मैं आपसे 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आती हैं और शायरा भी हैं, और दोनों एकदम मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो आप दोनों में तवाज़ुन कैसे बैठाती हैं? और दूसरा मेरा ये सवाल कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड और शायरी दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? तो थैंक यू अमित जी आपके सवाल के लिए। पहला सवाल आपका है कि मैं दोनों में संतुलन कैसे बिठाती हूँ। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जितना टाइम मैं कॉर्पोरेट में थी मैंने बहुत कम लिखा, क्योंकि लिखने के लिए ना एक वो पीस ऑफ माइंड चाहिए जो कि कॉर्पोरेट में बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो जब से मैंने क्विट किया है आई थिंक मैंने ज्यादा लिखा है, जितना मैंने पिछले 12 साल में नहीं लिखा था मैंने उतना लिखा है। तो संतुलन तो नहीं बिठाया जा सकता, फिर भी मेरी कोशिश रहती थी कि मैं शायरी पढूं, लिखूं, सुनूं। तो मैंने पढ़ा बहुत है। मतलब अगर कॉर्पोरेट में देखा जाए तो जब मुझे थोड़ा सा ऐसे सुकून चाहिए होता था तो मैं शायरी पढ़ती थी। जब बंदा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है तो मैं शायरी पढ़ती थी। और मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत शायरों को पढ़ा है, जैसे कि गालिब मेरे फेवरेट हैं, और अभी करंट जनरेशन में जवाद शेख साहब मेरे फेवरेट हैं। बहुत प्यारा लिखते हैं वो, बहुत प्यारा। अगर आपने आज अभी जी अगर आपने नहीं सुना है तो आप उनको जरूर सुनिएगा। जरूर नहीं। और दूसरा सवाल था कि सॉरी आप मुझे याद दिलाएं। शायरी वर्ल्ड में जो शायरी आपका जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और शायरी किस तरह से सिमिलर हैं या किस तरह से अलग हैं? बहुत अलग है। कॉर्पोरेट में दिल का कोई काम नहीं है, शायरी में मेरे ख्याल से दिमाग का कोई काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी अपना सवाल भेजने के लिए। और हमारे साथ स्टूडियो में अब जुड़ चुके हैं कूल मुकुल जी, और आगे की वार्तालाप बढ़ाएंगे आपके साथ आगे। नेहा, मतलब ट्रैफिक में फंसा हुआ आदमी कितना पछताता है कि वो समय पे पहुंच नहीं पा रहा, और मैं कितना परेशान था। ऐसे लग रहा था ना आत्मा कहीं और पहुंची हुई है और आपका शरीर कहीं और है। आपको सुन रहा था, लाइव सुन रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो कौशल बहुत भाग्यशाली है, आपसे इतनी सारी गुफ्तगू उन्होंने कर ली। अब बचा हुआ सा मेरा नहीं पार्टनरशिप में आपकी लेखनी का संसार हमने पूरा जाना। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो गालिब की हों, चाहे दूसरे शायरों की हों, या आपकी खुद की लिखी हुई है, जो अक्सर आदमी के साथ बिस्तर में, पलंग में तकिए की तरह साथ पलती हैं?
जी, ऐसी कोई भी फीलिंग हो सकती है, मतलब वो डिपेंड करता है आपका दिन कैसा गया। जी। दिन अगर अच्छा नहीं जा रहा तो गुलजार साहब ने लिखा है कि लगता है कि जिंदगी आज कुछ खफा है, लगता है कि जिंदगी आज कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सा पहली दफा है। वाह, क्या बात तो है। जी। तो मेरी तो लाइफ शायरी पोइट्री पे ही चलती है। किसी भी सिचुएशन में मैं परेशान होती हूँ तो किसी का लिखा हुआ या अपना खुद का लिखा हुआ मेरा साथ देता है। हाँ, तो वो ही साथ हम चाह रहे थे कि बांटना हमारे श्रोताओं को, बॉक्स एफएम के बहुत सारे लोगों को, आपके लिखे हुए कुछ अच्छे, दूसरों के सुने हुए अच्छे जो दिल के बहुत करीब है। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भी भरभरा जाऊंगा। 50 शेर ऐसे हैं जो मेरे साथ पलते हैं, ज़ुबान पे एकदम चिपके रहते हैं, दिमाग में चिपके रहते हैं, दिल की रूह में उतरे हुए हैं। शुरू कर देता हूँ। चुभन ये पीठ में कैसी है, मुड़ के देख तो ले, कहीं कोई तुझे पीछे से देखता होगा। शीन कफ निज़ाम का लिखा हुआ है। तो मैं मतलब हम लोग जानना चाह रहे थे कि कभी कभी पीठ में चुभन होती होगी कि बहुत सारी स्मृतियाँ पीछे खड़ी हैं, एहसास दिला रही हैं। मैं ऑनेस्टली पीछे देखने में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मैं आगे आने वाला जो है उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। और मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ, जैसे कि जो आपका शो का टाइटल है K3G, जिसमें गम आता है। तो मेरी एक पोइट्री है, वन ऑफ माय फेवरेट, गम कैसा। क्या बात तो है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि गम पे ही लिखा जा सकता है क्योंकि गम में वो गहराई होती है। लेकिन मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ और मैंने पढ़ा भी कहीं कि जिन चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उन पे लिखा जा सकता है। तो कुछ खुश रहने पर फोकस करते हुए मैंने ये लिखा था कि जो मेरा है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, जो मेरा है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, जो नहीं मेरा उसके खोने का, उसके ना होने का गम कैसा। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। अक्सर सभी लोगों से बहुत प्यार मिलता है मुझे, अक्सर सभी लोगों से बहुत प्यार मिलता है मुझे, तो फिर उन चंद लोगों से वो प्यार, वो एहसास ना मिलने का गम कैसा। क्या बात। और खुद शुक्रिया। और खुद को बहुत करीब से जानती हूँ, पहचानती हूँ मैं, खुद को बहुत करीब से जानती हूँ, पहचानती हूँ मैं, जो मुझे जान ही नहीं पाया उसके बदगुमा होने का, गलत कहने सुनने का गम कैसा। मेरे आते ही तालियां बजने लगती है। क्या बात है, कमाल कमाल, बेहद कमाल। क्या 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 मतलब रूह है जज्बातों की कि जो मुझे जान ही नहीं पाया उसके लिए क्या मैं, मतलब गम कैसा, गम कैसा। दामने यार की जीनत न बने हर आंसू, अपनी पलकों के लिए कुछ तो बचाए रखिए। क्या बात। वाह वाह। So, कुछ ऐसी चीज़ें आपने लिखी होंगी जो एकदम जिसको कहते हैं ना पलकों में बसी हुई हैं, वो थोड़ा श्रोताओं को सुनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। मैंने एक दो ही नज़में लिखी हैं। एक नज़्म मैंने लिखी थी जब जो मेरे हस्बैंड है मेरा उनसे ब्रेकअप हुआ था, तो मैंने तब एक नज़्म लिखी थी, मैं वो सुनाती हूँ आपको जी। अभी कल ही तो था कि जब वो अपना राब्ता टूटा, अभी कल ही तो था कि जब वो अपना राब्ता टूटा, मगर अब भी कभी सुबह के पहले पहर में जब भी नींद खुलती है वो जब कच्ची सी होती है, जब भी नींद खुलती है वो जब कच्ची सी होती है, तो लगता है कि तुम अभी भी मेरे पास ही तो हो। फिर जब आंख खुलती है तो एहसास होता है कि अब वो बात नहीं है, हमारा साथ नहीं है। आंसू भी आते हैं पर बहने नहीं देती, तेरी बख्शी हुई किसी भी चीज को खोना नहीं चाहती। फिर ये एहसास खलता है, अभी कल ही तो था कि जब तुम मेरे पास ही तो थे। क्या बात है। हम लोग खामोश हैं एकदम। आप सोच रही होंगी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, क्या बात। जबकि कौशल और मैं एकदम चुप बैठे हैं। रूह से जब ये दर्द शब्दों में बिखरता है तो बहुत होंगे चाहने वाले, जैसे अभी हम लोग मंत्रमुग्ध हैं, सुन रहे हैं। वो एप्रिसिएशन अच्छा लगता है या कोई क्रिटिक जब आपको कुछ सुझाव देता है तो? सर अप्रिसिएशन तो सबको अच्छा लगता है, पहली बात।
दूसरी बात, तो जो आप क्रिटिक वाली बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि क्रिटिसाइज उनको करना चाहिए जिनसे आर्टिस्ट फीडबैक मांगते हैं। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि एट टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ अनचाहे फीडबैक आ जाते हैं जिनसे आपने फीडबैक मांगा भी नहीं था। जी 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 जी। मैं आपसे एक रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी एक पोएट्री है मसलिहत, ठीक है, मैं पहले वो सुनाती हूँ। तो मसलिहत का मतलब मैंने अभी बताया था कि हम अपनी अच्छाई और बुराई को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेना जी, ठीक है। तो पोएट्री कुछ इस तरह है कि मसलिहत हमने बात करना छोड़ दिया, मसलिहत हमने बात करना छोड़ दिया, मसला तो पर वहीं का वहीं रहा। मसलिहत हमने याद करना छोड़ दिया, प्यार तो पर वहीं का वहीं रहा। मसलिहत हमने दूर जाकर देख लिया, मसलिहत हमने दूर जाकर देख लिया, एहसास तो पर वहीं का वहीं रहा। क्या बात। और मसलिहत हमने मसरूफ रहकर देख लिया। कहते हैं ना, अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड रखो तो ठीक रहेगा। तो मसलिहत हमने मसरूफ रहकर भी देख लिया, ख्याल तो पर वहीं का वहीं रहा। क्या और मसलिहत हमने छोड़ दिया गिला करना, मसलिहत हमने छोड़ दिया गिला करना, मलाल तो पर वहीं का वहीं रहा। और मसलिहत हमने छोड़ दिया राह देखना, इंतजार तो पर वहीं का वहीं रहा। क्या बात है, इंतजार वहीं का वहीं रहा। क्या बात है। सो नेहा, एक लाइन लगी हुई है बॉक्स एफएम के चैट बॉक्स पे लिसनर्स की, आपसे बात करने वालों की, और नेहा जी हमारे साथ एक और जुड़ गई हैं जो कहती हैं कि हाय, माय नेम इज़ ऑल्सो नेहा। और ये कितना ज़रूरी है किसी शायर को कि उनका चेहरा वो रिवील करें। क्या बिना चेहरा दिखाए वो शायर नहीं हो सकते हैं या लिखा नहीं जा सकता? इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी शो योर फेस? नहीं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज नॉट, बट वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर शायरी कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे शायरी कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है, उसने मुझे ग्रोथ दी है, वहां पर चेहरा दिखाएंगे तो आपको ज्यादा रीच मिलेगी। मतलब चेहरा दिखाना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से, बट जहाँ पर जो प्लेटफॉर्म आप चूज करें, जिसकी आज बॉक्स एफएम है, यहाँ पर हम चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन शायरी तो फिर भी अगर आप आंखें बंद करके भी सुनेंगे तो सुनाई देगी जी। इस पे भी मैंने कुछ लिखा है एक्चुअली। वाह जी, एक बारी मैं एक बारी एक एक्चुअली ओपन माइक पे गई थी, तो कोई वहां पर एक शख्स थे जो कि सिर्फ मेरे लुक्स पे कमेंट कर रहे थे। तो उससे मैंने लिखा था कि मैंने शेर कहा, वाह वाह की उम्मीद की, मैंने शेर कहा, वाह वाह की उम्मीद की, तुमने कहा कि तुम खूबसूरत हो। मैंने कविता सुनाई, तालियों की आवाज सुननी चाहिए। मैंने कविता सुनाई, तालियों की आवाज सुननी चाहिए। तुमने कहा कि ये रंग तुम पे बहुत जचता है। कभी आंखों को बंद करके सिर्फ कानों से सुनो, कभी आंखों को बंद करके सिर्फ कानों पे सुनो। मेरे शब्दों के भी कुछ मायने हैं, मैं कैसी दिखती हूँ ये बताने के लिए मेरे घर में बहुत से आईने हैं। मैंने डरते डरते ताली बजा जी। क्या बात है, क्या बात बहुत है। बहुत खूब लिखती हैं आप, एकदम जिसको कहते हैं ना, शब्द आत्मा को परोस देते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको माँ सरस्वती ऐसा आशीर्वाद देती है। एक पलक हैं जोधपुर से, उन्होंने लिखा है कुछ, जस्ट आपको। अब तो चुभन देने लगे हैं गुलाबों के स्पर्श, अब तो चुभन देने लगे हैं गुलाबों के स्पर्श, जी चाहता है कोई नश्तर मिले। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तो क्या बात है। वो पूछ रही हैं कि कोई अपनी प्रिय शायरी जो आपको अक्सर सुनाती हैं, वो उन्हें भी सुना डेडिकेट करके। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, तवक्को होती हैं, वो चाहे कितना भी हम अपने आप को समझा ले, वो कहीं जाती नहीं है। तो इससे शुरुआत करते हुए मैंने कुछ लिखा था, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ कि कितनी टूटी है तवक्को बताई नहीं जाती, कितनी टूटी है तवक्को बताई नहीं जाती,
दिले नादान की मगर खुशफहमी नहीं जाती। मुझे वो है यकीन दिलाता अपनी मोहब्बत का, लेकिन मेरे जहन से बदगुमानी नहीं जाती। क्या बात है, बहुत खूब। और कुछ लोग मेरे बारे में बस कुछ भी कहते हैं, कुछ लोग मेरे बारे में बस कुछ भी कहते हैं, इतना कुछ सुना है पर हैरानी नहीं जाती। वाह। और वो तो कब के जा चुके जो जाने वाले थे, वो तो कब के जा चुके जो जाने वाले थे, लेकिन उनसे वाबस्ता तन्हाई नहीं जाती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत और खूब। कुछ कुछ बातों को अब मैं दिल में ही रखती हूँ, अब जाके सीखा नेहा हर बात बताई नहीं जाती। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत नेहा, और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करते हुए। एक जहन में सवाल काफ़ी देर से कूद के आ रहा है कि जब जी, जी। आप लिखती थी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी और चीज़ें किताबों पे थी, और जब पहली दफ़े आप स्टेज पे आई और आपने परफॉर्म किया कहीं शायरी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या रिएक्शन था लोगों का, और क्या उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो नए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम हमारी किताब से और स्टेज पे आएंगे, उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? जी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो मुश्किल था स्टेज पर जाना और वहाँ परफॉर्म करना, लेकिन मैं हमेशा से अपने साथ ग्रुप वगैरह में मैं सुनाती आई हूँ शायरी, अपनी जी। नहीं तो और शायरों की। तो हाँ, अपनी शायरी पे अप्रिसिएशन सुनना बहुत अच्छा लगता है, तालियां बजे तो बहुत बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है। और अब 1 साल हो चुका है मुझे, मैंने फर्स्ट ओपन माइक अपना लास्ट ईयर अगस्त में किया था, हम्म। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है और पोएट से, जब भी मैं किसी ओपन माइक में जाती हूँ तो मैं और पोएट से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप जाना चाह रहे हैं किताब से एक परफॉर्मेंस की तरफ, तो पहले आपको 1-2 ओपन माइक अटेंड भी करने चाहिए। आप वहाँ देखते हैं, आप समझते हैं, आप सीखते हैं कि स्टेज पे कैसे बोला जाता है। हम्म। जी, मैंने अपने आप में भी काफी सुधार देखा है। पहले मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ जाती थी, अब मैं थोड़ा सा ठहराव से पढ़ने लगी हूँ। तो जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, जाना चाहिए। जी, तो नेहा, चैट बॉक्स पर काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं। स्नेहा जी लिखती हैं कि इतनी रिलेटेबल शायरी है आपकी, पॉपुलैरिटी का क्या राज है? और क्रिश जो हैं साथ ही में कह रहे हैं कि और शायरों की आपकी फेवरेट कौन सी शायरी है, प्लीज़ सुना दीजिए, और नए शायरों के लिए क्या टिप्स हैं? जी, सबसे पहले जो हम रिलेटेबिलिटी की बात करें तो मैं बस जो फील करती हूँ, रॉ जो इमोशन होता है उसी को लिखती हूँ। और शायरी या पोएट्री मेरे पास यूजुअली खुद ही आती है, मतलब ऐसा कम होता है कि मैं बैठ के कुछ लिखूं। तो आई थिंक वो बहुत रॉ फीलिंग होती है, इसलिए शायद लोग रिलेट कर पाते हैं, इसलिए उनको पसंद आती है। और दूसरी बात, मेरे फेवरेट शायर की शायरी, तो सबसे पहले मैं गालिब की पढ़ना चाहूंगी। उनकी फेवरेट शायरी मेरी है कि नामाबर होता है पोस्टमैन, तो शेर है कि नामाबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे, नामाबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे, कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। वाह, वाह। कैसे होते हैं वो ख़त जिनके जवाब आते हैं। और एक फ़ोन आ गया हमारे पास, कहाँ से है, क्या है? हेलो। Hello. ये Hi Neha ji. Hi. I am Ria. I'm calling from England. It's very early here and बड़ी अच्छी सुंदर शुरुआत हुई है सुबह सुबह शायरियाँ सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने अभी आपकी एक शायरी सुनी थी जब आप बता रहे थे कि आप पोएम पे चाहते थे अटेंशन बट दोज वर कमिंग टू योर लुक्स। सो मैं बस एक 2 क्वेश्चन्स थे मेरे। एक तो यही था कि क्या आपकी ये पोएम सुनने के बाद ऐसे कुछ किस्से कम हुए या अभी भी आपको यही फेस करना पड़ता है? ऑनेस्टली थोड़े कम हो गए हैं, और ऐसे अगर कोई मुझे डीएम्स आती है तो मैं वो वाली पोएट्री का लिंक भेज देती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट वाज सच अ नाइस वे टू एक्चुअली टेल देम, क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कि हम मुंह पे लोगों को बोल नहीं पाते, बट विद द पोएट्री इट कैन कम राइट टू योर फेस वेरी स्मार्टली। सो आई रियली लाइक्ड दैट। अब मैं भी यही पोएट्री सब जगह फॉरवर्ड करूंगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। सेकंड थैंक क्वेश्चन मेरा ये था कि see, as an artist, not just writing but even painting, like I like to paint a lot,
बट ऐसे Right. लगता है कि इन द एंड आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पैसे तो कमाने हैं एंड यू हैव टू गेट इनटू थिंग्स व्हिच एक्चुअली ब्रिंग इन मनी। तो हम्म। ये बहुत ही डाउट रहता है कि अगर हम हमारे क्रिएटिव पैशन को फॉलो करेंगे, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी आर एबल टू गेट मनी आउट ऑफ इट। इट कैन लीड टू नो इनकम जॉब ऑल्सो, या कम मिलेगा या फिर कभी कभी मिलेगा, अनसर्टेनिटी होगी। तो आप क्योंकि ऑलरेडी एक क्रिएटिव फील्ड को चूज कर चुके हैं और उस पे आगे बढ़ रही हैं, मैं आपसे एक रियलिस्टिक व्यू चाहती थी दैट व्हाट डू यू थिंक दैट इज इट पॉसिबल कि ये कमर्शलाइज अच्छे लेवल पे हो सकता है, या आप फिर क्रिएटिविटी के साथ भी आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना ही पड़ेगा कि जो लोग सुनना चाहते हैं जिस तरीके से सुनना चाहते हैं वो ही सुनाएं? जी, तो इसमें दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या हम लोग को वैसे सुनाना चाहिए जैसे लोग सुनना चाहते हैं। तो इस बात से मैं अग्री नहीं करती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक आप अपना डीपेस्ट और प्योरेस्ट थॉट आगे नहीं रखेंगे तो वो उतने अच्छे से आएगा नहीं मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स में, अपनी फीलिंग में कुछ चेंज करके लिखेंगे किसी और के हिसाब से, तो उसमें वो इंटेग्रिटी नहीं रहेगी और आई थिंक फिर उसमें उतनी सुंदरता नहीं आ पाएगी। बाकी जो आपका दूसरा सवाल है कि साथ में मतलब कुछ कमर्शियली करना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूजली जो होता है ना, हमारा जो दिमाग है बहुत पावरफुल है, तो जो हम सोचते हैं ना वैसा ही होता है। तो अगर हम सोचेंगे कि हमें क्रिएटिविटी से पैसे अर्न कर पाएंगे हम तो ही कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, जो कि एक जनरल नोशन भी होता है, तो हमको अपनी सोच बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले। बहुत बढ़िया बात कही, थैंक यू। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो, हाय हाय नेहा जी, बिग फैन। मैं अक्षता बोल रही हूँ दिल्ली से। आपका एक वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, योर पोएम, तो आप आई थिंक म्यूजिक के साथ उसको बहुत अच्छा, आप लोगों की एक जुगलबंदी है श्वेता जी के साथ, आप कई बार वीडियोस परफॉर्म करते हैं। तो वो म्यूजिक का जो आपका फ्यूजन है वो कैसे थॉट आया? बिकॉज अक्सर गजलों में तो हम देखते हैं शायरी, बट आप श्वेता जी जैसा मैं देख रही थी कि उनका ठुमरी का, शी इज अ ठुमरी सिंगर, क्लासिकल सिंगर है। तो किस तरह से आप लोग तालमेल बैठाते, कैसे परफॉर्म करते हैं? बिकॉज दोज वीडियोस वी कीप सीइंग एवरी डे एंड वी रियली लव देम। थैंक यू। तो उसका एक्चुअली श्वेता जी, थैंक्स टू हर, वो बहुत अच्छी सिंगर है और उन्होंने मुझसे एक बार पूछा था कि क्या हम कुछ साथ में कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरी तो ये खुशनसीबी होगी कि मैं आपके साथ स्टेज शेयर करूं। तो बेसिकली मैं उनसे गजलें लेती हूँ जो वो गाना चाहती हैं और मैं उसके अराउंड एक स्टोरी बिल्ड करती हूँ और फिर हम उसमें उस स्टोरी को हम शायरी से और पोएट्री से आगे बढ़ाते हैं और उन स्टोरी के इंस्टेंसेस से रिलेटेबल जो गजलें होती हैं वो गाती हैं। तो आइडिया ये रहता है कि जब मैं पोएट्री सुना रही हूँ तो उसकी जो नेक्स्ट गजल आएगी उसका म्यूजिक वहां बजे। जैसे कि मेरे गम कैसा पे हजारों ख्वाहिशें ऐसी चल रहा है, जो कि उसका तालमेल इतना अच्छा बैठ जाता है कि वो फिर बहुत सुंदर तरीके से बाहर आता है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। थैंक यू अक्षता, थैंक्स। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कॉलर्स अपने मन की बातें कर रही हैं, और ये जुगलबंदी जो म्यूजिक वाली है वो तो बहुत ही विलक्षण है। एनीवे, नेहा, इस एक रचना के साथ मेरे प्रश्न की शुरुआत करूंगा कि जीवन में खसारा ही खसारा चल रहा है, दोनों पांव तुड़वाकर भी बेचारा चल रहा है, तुम्हारे जाने के बाद जिंदगी आई थी मुझसे मिलने जान, तुम्हारे जाने के बाद जिंदगी आई थी मुझसे मिलने जान, तुम ये भरम ना रखना कि गम तुम्हारा चल रहा है। तो जब ऐसा दौर आता है कि आप लिखने लगते हैं मोहब्बत को छोड़कर ज़िंदगी पर, और स्टिल लोग रिलेट करते हैं कि अभी आप हिज्र पे काफ़ी लिखती हैं और लोग रिलेट करते होंगे कि शी इज़ अ मैरिड वुमन और ये हिज्र पे काफ़ी लिख रही हैं, तो उसमें कभी आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरी इमेज क्या, शायद ये पोर्ट्रे ना हो जाए कि मेरा ब्रेकअप का फेस चल रहा है, या कोई ऐसा पोर्ट्रे ना हो जाए कि मेरी किसी रचना में की प्रॉब्लम चल रही है? सर, मैं ना उन 5% लोगों में से हूँ जिनको फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। वाह। या कोई क्या सोच रहा है। मुझे फर्क पड़ता है अपनी फैमिली से, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, और मेरे को उनका पता है। बाकी दुनिया तो आप कुछ भी करेंगे वो पक्का कुछ ना कुछ बोलेगी। तो क्या बात है। आई डोंट केयर।
और आपके जो फेवरेट हैं पीयूष मिश्रा साहब, उनकी एक कहानी भी है ऐसी, वो बताते हैं उस कहानी में कि एक बार एक इंसान गधे के साथ खड़ा था, तो लोग देखने वाले कह रहे थे कि देखो यार खड़ा है, फिर वो बैठ गया तो लोग कहते हैं कि देखो यार बैठ गया, फिर मरने तक पे लोग कहते हैं यार देखो यार मर गया जाकर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, शायरी में डूबे रहना। जी 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 बिल्कुल। तो आपने अब ब्रेकअप की बात कही, तो ब्रेकअप पे जो मेरी फेवरेट शायरी है मैं आपको वो सुना देती हूँ। जी जी स्वागत। कि उनसे ताल्लुक कुछ यूं तोड़ दिया हमने, उनसे ताल्लुक कुछ यूं तोड़ दिया हमने, कि उनका पसंदीदा रंग पहनना छोड़ दिया हमने। वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। और अक्सर तन्हाई में आ जाती थी उनकी याद, अक्सर तन्हाई में आ जाती थी उनकी याद, तो बस यूं किया कि तन्हा रहना छोड़ दिया हमने। और अब कोई जिक्र छेड़े उनका तो हम तवज्जो नहीं देते, कोई जिक्र छेड़े उनका तो हम तवज्जो नहीं देते, वो हमारे लिए क्या है ये बताना छोड़ दिया हमने। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। शीन काफ निज़ाम साहब का ही एक, मतलब मेरे तो रूह में बसे हुए हैं, जैसे आपके गालिब बसे हुए हैं। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए मुझको तुमसे बिछड़े, जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी, जाने क्या क्या खोया मैंने, जाने क्या क्या पाया मैंने, जख्मों के जंगल पे लेकिन अब भी वही हरियाली है। तुमने ठीक कहा था एक दिन प्यार चांद सा ही होता है, और नहीं जब बढ़ने पाता अपने आप ही घट जाता है, धीरे 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 धीरे, जाने कितने लम्हे बीते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो नेहा एक सवाल और था कि गालिब, अगर जैसे आज के दौर में मेरे फेवरेट शायर मुझे लगता है कि तहज़ीब हाफ़ी मुझे बहुत पसंद है, और अगर गालिब आज जिंदा होते तो आप अगर उनसे आपको एक सवाल करने को मिलता या कुछ पूछने को मिलता तो क्या बात करती हैं आप उनसे? इनफैक्ट एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे ना काफी लोग ऐसा बता चुके हैं कि मैं ना टेक्निकली ठीक शायद नहीं लिखती हूँ, आई एम नॉट ए शायर, ठीक है। तो मैं गालिब से पूछना चाहूंगी कि जब वो लिखते थे तो क्या वो ये सोच के लिखते थे कि ये बहर में है या इसमें है? वो तो अपनी फीलिंग ही लिखते होंगे ना। ये क्वेश्चन है जो मैं उनसे पक्का पूछना चाहूंगी कि क्या बैठ के उसमें टेक्निकलिटीज ठीक करते थे या बस अपनी फीलिंग्स तो रॉ लिख देते थे? नेहा, ये सवाल शायद मेरा भी एज ए शायर काफ़ी लोगों से था, और फिर मैंने एक चीज़ लिखी इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए कि सीधे सीधे कहो गाँव नहीं रहना, क्या हर बात पे शहर शहर करते हो, मैं जानता हूँ तुम मुरीद हो लेखनी के मेरे, जब मिलते हो बहर बहर करते हो। तो ये वो लोग हैं जो हर बात पे बहर बहर करते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं ऐसा सोचते होंगे यार ये बिना बहर के इतना कमाल कर रहे हैं, और हम बहर के साथ भी। खैर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जी 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 मैंने भी इस पे कुछ लिखा था, मैं शेयर कर दूं आपसे, मतलब ऐसे प्रॉपर ऐसे नहीं। तो वो है कि ये मैंने अभी कहीं पोस्ट नहीं किया, अभी 3-4 दिन पहले ही लिखा है कि 2-4 किताबें पढ़कर खुद को फनकार समझ लेते हैं। वाह। 2-4 किताबें पढ़कर खुद को फनकार समझ लेते हैं, तकनीकी समझते हैं, मतलब टेक्निकलिटी समझते हैं, तो तकनीकी समझते हैं, पर क्या जज्बात समझ लेते हैं? वाह, क्या बात है। और मैं दिल के जज्बातों को कुछ अनघड़ सा लिख देती हूँ, मैं दिल के जज्बातों को कुछ अनघड़ सा लिख देती हूँ, वो दिमाग लगाकर जाने क्या समझ लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। शायद कहीं ना कहीं फील करना ही ज़रूरी है। आप बहुत सही हैं इस बात पे कि अगर जज्बात हम बयां कर ले गए और सामने वाला इंसान रिलेट कर ले गया और उसे वो पढ़कर ऐसा फील हो गया कि इस मझधार में कोई और भी है और कहीं ना कहीं कोई रिलेट कर रहा है और उसे सुकून मिल गया, जो आपकी फेवरेट चीज़ है, आपका फेवरेट शब्द है जो, तो उससे बड़ी आई थिंक कोई बात नहीं है, किसी कला की और कोई ज़रूरत नहीं है। सर क्योंकि जब मैंने गम कैसा लिखा था ना, उसमें कोई बहर नहीं है, कुछ नहीं है। आई थिंक कुछ जगह पर तो वो मीटर भी सेम नहीं है जो 2 लाइन पे होना चाहिए, लेकिन उस पे मुझे इतने सुंदर, इतने प्यारे डीएम्स आए थे कि दिस वाज लाइक अ थेरेपी फॉर मी, और इसको पढ़कर, इसको सुनकर हमारा दिन बन गया। तो वो फिर किसी और की टेक्निकलिटी मैटर नहीं करती ना, मतलब अगर आप इतने लोगों को अच्छा फील करा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से, तो फिर ये बहुत छोटी चीज है मेरे एटलीस्ट मेरी नजर में बहुत छोटी चीज है कि आपको टेक्निकलिटी को मीट करना है।
वाह। मशहूर होने के बाद कहेंगे कि यार तुम शहर में नहीं हो, मशहूर होने के बाद पूछेंगे कि यार तुम शहर में नहीं हो, अंदर से होंगे परेशान कि तुम खुदा के कहर में नहीं हो, तुम नज्म को गज़ल कहोगे मानेंगे ये लोग जो कहते हैं कि काफिया ठीक नहीं है या बहर में नहीं हो। वाह वाह वाह। तो एक सवाल और, अपरा पूछ रही हैं कि आप इतना रिलेटेबल लिखती हैं, सबके दिल को छूने वाली शायरी की ताकत है आपकी। अपरा लिख रही हैं आपके लिए, और ये सवाल कि अगले 5 साल में आप कहाँ देखती हैं खुद को एज ए शायरा? नहीं यार, ये सवाल मत पूछो, ये तो मुझे कॉर्पोरेट में कभी अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी जिंदगी को वन डे एट ए टाइम जीती हूँ कि बस दिन के एंड में लगे कि आज कुछ अच्छा किया है, जिंदगी खुल के दी है। कल किसने देखा है, कल नहीं देखा तो 5 साल कैसे देखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और नेहा, दीपक, एक और गुजारिश आई है, दीपक लिखते हैं चैट बॉक्स पर कि प्लीज़ और शायरियाँ सुनाएं मैम, आपके फ़ैन हैं बहुत बड़े हम सब दोस्त। तो कोई ऐसी शायरी जो फेमस हो जाती हैं, वो शायरियाँ अलग होती हैं आई थिंक, लेकिन एक शायरी ऐसी होती है जो दिल के बहुत करीब होती है और हमें बहुत पसंद होती है। तो कुछ ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो। ऐसे तो मेरी सारी जो मैंने लिखा है वो मेरे दिल के करीब ही है। एक ये सुना देती हूँ मैं कि वो मेरे ख्वाब में चला आता है कई बार अब तो, वो मेरे ख्वाब में चला आता है कई बार अब तो, कि जैसे उम्र भर ना मिलने का मुआवजा। क्या बात है, क्या बात है। मैं तेरा जिक्र यूं करती हूँ अब भी लोगों से, मैं तेरा जिक्र यूं करती हूँ अब भी लोगों से, कि जैसे तेरा अब भी मुझसे कुछ वास्ता हो। क्या बात है नेहा, बेहद बेहद खूबसूरत, बहुत गजब। और ये जब आपने स्टेज परफॉर्मेंस शुरू की, आपको मकबूलियत मिलनी शुरू हुई और एक मुकम्मल शायरा के तौर पर आप शुरू हुए लिखने, तो क्या ये जब आप स्टार्टिंग दौर में थे तब सिखाने वाले लोग ज़्यादा थे कि आप बहर में नहीं हैं, या फिर ये फेमस हो जाने के बाद लोग ज़्यादा है कि जिन्होंने आपको समझाना शुरू किया या तालीम देने की कोशिश करने लगे? अब ज्यादा हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे शुरुआत में याद है, मैंने एक बार जब कुछ डाला था जो कि बहर और उसमें कुछ काफिया नहीं था, तो उस पर किसी ने कमेंट किया था कि इसमें बहर कहाँ है, काफिया कहाँ है। तो मैंने कहा, गुलजार साहब ने कहा है आर्टिस्ट का फ्रीडम होता है, तो मैं इस सब में बिलीव नहीं करती। तो वो वहाँ खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही मतलब कुछ फॉलोअर्स बढ़े और फिर धीरे धीरे और ज्यादा लर्नेड लोगों ने आई वुड से पढ़ना शुरू किया, तो हाँ, तब तालीम मिलनी ज्यादा शुरू हुई। जी। सो नेहा, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके और आपकी जर्नी जान के। आप बैंक ऑफ अमेरिका में मैनेजर भी रहीं, आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत काम किया। सो क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि शायरी करते करते कभी कभी कि यार वो लाइफ में भी अच्छा था या मज़ा आ रहा था, या कभी उसकी कोई ऐसी चीज़ें याद आती हों? जी जी, बिल्कुल आती है। मैंने बहुत दोस्त बनाए हैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में। इनफैक्ट जब मैं इंस्टाग्राम पे कॉर्पोरेट मीम्स देखती हूँ तो उनको बहुत मिस करती हूँ। मैं काम नहीं मिस करती, मैं वहाँ पर उनके साथ जो हमारी बातें होती थी, जो हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करते थे, पार्टीज करते थे, मैं वो सब मिस करती हूँ। पर मैं कॉर्पोरेट का टाइम नहीं मिस, मतलब काम वाला टाइम नहीं मिस करती बिल्कुल भी। नेहा, विदा लेने से पहले एक और कोई आपकी पोएम, कोई कविता जो आपके दिल के करीब हो, जो आपके लिसनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद हो, उनके लिए? मैं ना एक चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए किसी पे, मतलब खुद से रखनी चाहिए। तो इस पर मैंने कुछ लिखा था कि एक एहसान कर पाओ अगर खुद पर तो कर लेना, एक एहसान कर पाओ अगर खुद पर तो कर लेना, किसी से उम्र भर के साथ की उम्मीद मत रखना। वाह। किसी से इश्क हो जाना तो बस में है नहीं, लेकिन किसी से इश्क हो जाना तो बस में है नहीं, लेकिन उसे भी इश्क हो तुमसे, ये उम्मीद मत रखना। क्या बात है। और ये उम्मीद ही तो है जो बेचैन करती है, ये उम्मीद ही तो है जो बेचैन करती है, मेरा कहना अगर मानो कोई उम्मीद मत रखना। वाह, क्या बात। मतलब किसी और से, खुद से उम्मीदें रखो पर किसी और से मत रखो। शायद उम्मीद ही सबसे घातक चीज़ है आज की जनरेशन में। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, उम्मीदें पास आए सहमी सहमी, मेरा शाना हिलाएं सहमी सहमी। क्या बात है। मैंने आई थिंक अभी जी को बताया था कि मेरे करंट जनरेशन के फेवरेट शायर जवाद शेख साहब हैं।
तो उनका एक मैं पढ़ लूं क्योंकि जी, अरे वो फिर मजा मेरे है, को प्लीज जी, ये स्वागत। मुलाकात पूरी नहीं हो पाएगी। तो उनका मेरा फेवरेट है कि तो क्या ये आखिरी ख्वाहिश है, अच्छा भूल जाऊं, जहां में जो भी है तेरे अलावा भूल जाऊं। क्या बात। वाह। कभी कहता हूँ उसको याद रखना ठीक होगा, कभी कहता हूँ उसको याद रखना ठीक होगा, मगर फिर सोचता हूँ फायदा क्या, भूल जाऊं। वाह। कोई कब तक किसी की बेवफाई याद रखे, कोई कब तक किसी की बेवफाई याद रखे, बहुत मुमकिन है मैं भी रास्ता रास्ता भूल जाऊं। और क्या ये कह के खुद को मुतमईन कर लोगे दबार, क्या ये कह के खुद को मुतमईन कर लोगे दबार कि वो है भी इसी लायक, लिहाजा भूल जाऊं। क्या बात है, क्या वो बात है भी इसी लायक की। लिहाजा भूल जाओ। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, यही नजर आ रहा है। अब तो हर वक्त यही बात बताती है। हाँ, तो वक्त कह रहा है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जैसे कहते हैं ना, दिल वो कहते हैं ना, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही सुनते रहो। बहुत एक और मुलाकात का वादा करें आप, तो बस इतना ही कह सकते हैं हम। बहुत मज़ा आएगा आपसे बात करने में। जब कभी जयपुर पधारें हैं जी। तो भी आप यहाँ बॉक्स एफएम के स्टूडियो में आएँ, और बॉक्स एफएम के माध्यम से जो कुछ भी आप शायरों को कहना चाहें, बिछड़े लोगों को कहना चाहें, उन लोगों को कहना चाहें जिन्हें कुछ नहीं कहना चाहते, तो ये मंच आपके लिए हाजिर है। आखिरी जी बस यही कि खुश रहिए और छोटी छोटी बातों को दिल में मत रखिए और माफ जल्दी कर दिया कीजिए। मुझे लगता है कि लोग ना ग्रजेस बहुत पाल देते हैं, तो माफ कर देना चाहिए अपने सुकून के लिए, अपनी शांति के लिए। और मैं एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगी अवी जी आपको और मुकुल जी आपको भी कि आपने मुझे ये स्टेज पे इनवाइट किया, और थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें ज़्यादा अच्छा लगा आपसे। और जो आपने कहा ना, भूलने वालों के लिए तो कह देते हैं हादसा था गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। हमको अपनी खबर नहीं यारों, तुम ज़माने की बात करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आभार आभार आभार, शुक्रिया।